Assalamu alaikum students. Now today we are going to discuss another part of phase equilibrium that is regarding two component system. पिछले में हमने पिछले लेक्चर्स में वन कंपोनेंट किया था. वन कंपोनेंट में मैंने आपको वाटर की एग्जांपल्स, वाटर की फेज डायग्राम जो होती है वो एक्सप्लेन किया था. नाउ वी हैव टू गो फॉर अनदर सिस्टम दैट इज टू कंपोनेंट सिस्टम. जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम. लेकिन जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं. हमारे पास ऐसे भी कैटेगरीज आते हैं जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं और वो इन लिक्विड फेज दे आर मिसेबल. दैट मीन जब आप उन दोनों का लिक्विड बनाओगे वो आपस में मिल जाएंगे. और दूसरी कैटेगरी होगी जो इन लिक्विड फेज दे आर इमिसेबल, वहां पर वो मिलते नहीं है. इसके साथ हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें डील करना है इसके साथ. इन लिक्विड फेज दे आर मिसेबल, जब आप उनका लिक्विड फेज बनाओगे तो वो मिसेबल हो जाएंगे. उसमें भी तीन टाइप्स हैं. एक है फॉर्मल यूटैक्टिक मिक्सचर एंड नॉट मिसेबल इन सॉलिड स्टेट. ये एक मिक्सचर बनता है जिसको हम यूटैक्टिक कहते हैं, जो हमें पढ़ना भी है यूटैक्टिक, जो हम आगे देखेंगे. फॉर्मल यूटैक्टिक मिक्सचर नॉट मिसेबल इन सॉलिड स्टेट. लेकिन सॉलिड स्टेट में ये आपस में मिलेंगे नहीं. लिक्विड स्टेट में मिलेंगे लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे. एंड फॉर्म स्टेबल कंपाउंड दूसरा टाइप है. इसमें इनमें एक कंपाउंड बनेगा. जो ये दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स कर रहे हो, इनमें एक कंपाउंड बनेगा जिसका कॉन्गुरेंट CONGRUENT कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा. यहां पर दूसरा कैटेगरी होगा जिसमें कंपाउंड बनेगा लेकिन इसका इनकॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट बनेगा. तो यहां पर तीन टाइप्स आ रहे हैं. एक हो रहा है यूटैक्टिक मिक्सचर लेकिन सॉलिड फेज में मिसेबल नहीं है. दो हो गए जिनमें कंपाउंड बनेगा अदर. अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, उनके बीच में कंपाउंड बनेगा. एक का कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा का इनकॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा. ये जो टर्म्स है ना, यूटैक्टिक, कॉन्गुरेंट, इनकॉन्गुरेंट, ये आगे आगे जाके जब हम आगे जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा इन टर्म्स का मतलब. फिलहाल दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन. ये मैंने ब्रॉड क्लासिफिकेशन दे दी टू कंपोनेंट सिस्टम में हमें क्या क्या करना है. तो फिर से टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, ए और बी अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे. उसमें हमें देखना है कि लिक्विड फेज में मिसेबल, दैट मीन जब उनका लिक्विड फेज लेंगे वो आपस में मिसेबल हो जाएंगे. वो क्या बना सकते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर. वो क्या होता है वो देखना है हमें आज. नॉट मिसेबल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में मिसेबल नहीं है. दूसरी कैटेगरी क्या है इसमें? दूसरी कैटेगरी है फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विद कॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट. वो कॉन्गुरेंट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. फॉर्म्स कंपाउंड विद इनकॉन्गुरेंट मेल्टिंग पॉइंट. तो ये सारी चीजें हमें आगे देखनी है, लेकिन हमें जो फोकस करना है इस वक्त उन कंपोनेंट्स पे जो लिक्विड फेज में मिसेबल होते हैं. चलिए ठीक है. नाउ व्हाट वी डू, सबसे पहले हमें फेज रूल के ऊपर आना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन फेज रूल. आपको पता ही है, पीछे आपने फेज रूल ठीक से पढ़ा भी है, इसको अप्लाई भी किया है बहुत जगह पे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा यहां. जब हम बोलते हैं फेज रूल, एवरीवन नोज फेज रूल गिब्स फेज रूल. आपको पता है ना फेज रूल में क्या होता है. डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है FC - P + 2. C इज द कंपोनेंट, P इज द फेज +2. आपको ये सारी चीजें पता है, ये हमने पीछे किया है. ये 2 किसकी वजह से आता है? ये एक्चुअली 2 आता है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से. ठीक है. लेकिन देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं. हमारे पास अब कंपोनेंट किसके लिए अप्लाई करना है? टू कंपोनेंट के लिए. फॉर टू कंपोनेंट C इज 2, कंपोनेंट 2 होगा. तो F क्या बनेगा? F बनेगा दिस इज 2 दैट इज 4 - P बनेगा ना. 4 - P. किसी सिस्टम में कितने मिनिमम फेजेस हो सकते हैं? मैंने आपको पीछे भी ये समझाया है. किसी सिस्टम में मिनिमम फेज 1 हो सकता है. 0 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो, मिनिमम फेजेस कितने हो सकते हैं? मिनिमम फेजेस शुड बी 1. मिनिमम फेज शुड बी 1. अगर मिनिमम फेज 1 है तो F कितना निकलेगा? 4 - 1 दैट इज 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है. दैट मीन्स कम से कम आपको 3 वेरिएबल्स दिखाने पड़ेंगे उस सिस्टम के लिए. 3 वेरिएबल्स दिखाने पड़ेंगे.
लेकिन जब हम ग्राफिकली इसको बनाएंगे ना तो ये हमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। ग्राफिकली इस चीज को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमने पीछे ग्राफ्स बनाए, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है ना। अब तीसरा पैरामीटर कहां से डालोगे? तो आपके पास 3D ग्राफ्स बनेंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हम क्या करते हैं, हम फेज रूल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपके पास फेज रूल निकालने के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के निकालने के लिए C माइनस पी प्लस टू, कंपोनेंट माइनस फेज प्लस टू, मिनिमम यहां पर तो कंपोनेंट 2 कंपोनेंट है, C तो 2 होगा, दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4 माइनस पी। मिनिमम फेजेस कितने हो सकते हैं? अगर कहीं पर भी आप जब आगे चलोगे, मिनिमम फेज कितना हो सकता है? 1, 0 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिनिमम फेज 1 हो सकता है। 1 हो सकता है। जब मिनिमम फेज 1 हो गया तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम उस वक्त 3 होगा। तो आपको पास 3 वेरिएबल्स होने चाहिए जिससे आप सिस्टम को एक्सप्लेन करोगे। बट 3 वेरिएबल्स सिस्टम के लिए निकालना, 3 वेरिएबल्स डायग्राम पे बनाना, अगर आपके पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंपोजिशन है, तो इसको डायग्राम पे बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि डायग्राम अगर टू एक्सिस पे हो तो वो आसान से हमें समझ भी आती है और एक्सप्लेन करना भी उसको आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस गिब्स रूल को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो हम इसके लिए 2 कंपोनेंट के लिए हम लिखेंगे एक नया रूल, दैट इज रिड्यूस्ड फेज रूल। रिड्यूस्ड फेज रूल, अब फेज रूल नहीं, अब हम क्या लिखेंगे? रिड्यूस्ड फेज रूल। अब हम नया लिख रहे हैं, दैट इज रिड्यूस्ड फेज रूल। ये जो रिड्यूस्ड फेज रूल है, इसमें क्या करना है आपको? आप समझिए कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। आप समझिए कि प्रेशर कांस्टेंट है। आप पहले ही प्रेशर को कांस्टेंट, दैट मीन प्रेशर चेंज नहीं होगा। कीपिंग, वो कब बनेगा? रिड्यूस्ड फेज रूल कैसे बनेगा? कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, जैसे कि आपको प्रेशर के साथ कुछ नहीं करना और आप कीजिए भी मत। रिड्यूसिंग, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो आपका रिड्यूस्ड फेज रूल बनेगा F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। आप क्या लिखते थे यहां पर? 2, ठीक है। आपको याद है वो 2 क्यों आता था? वो 2 आता था उसकी वजह से, जिसने डिराइव, जब मैंने डिराइव करवाया था आपको गिब्स फेज रूल, वो 2 आ रहा था टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। लेकिन अगर आप प्रेशर को हटा रहे हो, दैट मीन प्रेशर हम चेंज कभी भी नहीं करेंगे। ये हम अपने साथ जब भी इसको पढ़ेंगे, हम प्रेशर को कभी चेंज नहीं करने वाले। तो प्रेशर को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। जब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो सिस्टम में सिर्फ 2 नहीं रहेगा, अब आपके पास एक ही इधर आएगा, दैट इज 1। तो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड गिब्स फेज रूल। पूरा याद रखिएगा, फेज रूल में यहाँ 2 होता है, रिड्यूस्ड फेज रूल में यहाँ 1 होता है। रिड्यूस्ड फेज रूल कहाँ यूज होता है? 2 कंपोनेंट सिस्टम में हम रिड्यूस्ड फेज रूल यूज करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम यहां पर 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। 1 कंपोनेंट में तो आसानी से हमने किया था वो। चलिए बेटा, अब हम नाउ वी आर गोइंग फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम, और फेज रूल क्या यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। 2 कंपोनेंट सिस्टम, सिंपल यूटैक्टिक जो पहला टाइप था, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में समझाया पहले ही, हमें क्या करना है? सिंपल यूटैक्टिक मिक्सचर या सिस्टम, सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम जो बनता है जब आप 2 कंपोनेंट्स लोगे जो लिक्विड फेज में तो मिसिबल होंगे, लेकिन सॉलिड फेज में वो मिसिबल नहीं होंगे। जो लिक्विड फेज में मिसिबल होंगे, सॉलिड फेज में मिसिबल नहीं होंगे। इनके लिए जो हमारे पास डायग्राम है, दैट इज दिस डायग्राम। जैसे मैंने आपको कहा है, दिस इज अ फेज डायग्राम। पहले डायग्राम को पूरा अंडरस्टैंड करना है, फिर डिफरेंट पार्ट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां से मैंने डाला कंपोजिशन, दिस इज कंपोजिशन अलोंग द एक्स एक्सिस। यहां है A, कंपोनेंट A 100%, दैट मीन प्योर A, एंड दिस इज B, दिस इज 100% प्योर B। यहां इस पॉइंट पे प्योर A, और ये जो है दिस इज टेम्परेचर एक्सिस, ये टेम्परेचर एक्सिस है। यहां से टेम्परेचर, चलिए मैं T लिखता हूं शॉर्ट में, तो यहां से होगा हमारा टेम्परेचर। चलो बेटा देख लो, अब अगर मैं पॉइंट A की बात करूं, इसके ऊपर ये लिक्विड मेल्ट, दैट मींस A और B दोनों आपस में क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मेल्ट। यहां पर भी
यहां पर हम लिख रहे हैं सॉलिड ए प्लस सोल्यूशन, सोल्यूशन हो गया दोनों चीजों का मिक्सचर, जैसे कि यहां पर है सॉलिड बी सोल्यूशन, सॉलिड ए प्लस बी यूटेक्टिक जो लिखा है कुछ क्या मतलब वो तो हम देखेंगे। यहाँ पॉइंट डी, डी डैश एंड दिस इज पॉइंट सी, यहां से कंपोजिशन, जहां से टेम्परेचर। चलिए अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। चलिए बताइए पॉइंट ए, पॉइंट ए जो है ये, इसका मतलब क्या है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। क्योंकि देखिए अगर आप इसके नीचे हो ना, अगर आप इसके नीचे हो तो आपका सॉलिड फॉर्म में ए रहता है, अगर आप इसके ऊपर हो तो आपका किस में रहता है, लिक्विड में रहता है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड, इसके नीचे सॉलिड आएगा, आएगा इसके नीचे सॉलिड। तो दिस इज द पॉइंट ए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। ऐसे ही पॉइंट बी, वहां से बी पॉइंट, पॉइंट बी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी। अभी ये प्योर है क्योंकि यहां पर खाली आपका ए है, प्योर ए, यहां पर खाली बी है, प्योर बी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी। तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी। जब आपके पास प्योर ए है, प्योर बी है, अभी आपने ए बी को मिक्स नहीं किया है। जब आप इस पॉइंट पे हो यू हैव ओनली ए, जब आप इस पॉइंट पे हो यू हैव ओनली बी। तो पहले ये ए बी पॉइंट हमारे हो गए। ए पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ए, क्योंकि दिस इज टेम्परेचर एक्सी, तो यहां से आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा, ए का कितना है, बी का कितना है। अब देख लीजिए, अब मेन कहानी स्टार्ट है जब आप इनको मिक्स करेंगे। कर्व एसी क्या है, along the curve या कर्व एसी, कर्व एसी, इस पे अगर आप यहां पर हैं, कर्व एसी में है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप एसी पे, अगर आप यहां पर हो, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या है यहां पर। चलिए मैं इसको रखता हूं, दिस इज माई पॉइंट एक्स। अगर आप पॉइंट एक्स पे हो, एसी पे कहीं पर हो, इसका मतलब क्या है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, इक्विलिब्रियम है यहां से सोल्यूशन साइड है और यहां से सॉलिड ए है, ठीक है ना, दैट मीन यहां से लिक्विड है, यहां से सॉल्यूशन फॉर्म है। तो यहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, यहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा दो चीजों के बीच में। किस किस के बीच में, एक तो सॉलिड ए के बीच में, सॉलिड ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन ए, जिसमें सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं ए बी। अगर आप इस पॉइंट पे हो तो यहां इसके नीचे ये सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड में लेकिन दोनों चीजें हैं, इस लिक्विड में दोनों है, ए भी है बी भी है, ठीक है। तो इसके तो दैट मीन अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आपका इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा किसके बीच में, सॉलिड ए और सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं ए बी, ठीक है। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं पर भी अगर आप हो तो ये इक्विलिब्रियम आपको दिखेगा। इक्विलिब्रियम किसके बीच में, सॉलिड ए, क्योंकि इसके नीचे सॉलिड ए होगा और इसके ऊपर लिक्विड है, लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्यूशन, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा अगर आप इस पॉइंट पे हो, जैसे वाटर डायग्राम पे मैंने आपको किया था। जरा आप यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, क्या लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, ठीक है। कंपोनेंट दो है वो तो पता है, टू कंपोनेंट सिस्टम। फेजेस कितने हैं, फेजेस हैं आपके पास एक तो सॉलिड ए है, ये तो हो गया एक फेज। सॉल्यूशन में ए बी है, दोनों चीजें हैं, सॉलिड ए बी है लेकिन सॉल्यूशन में दोनों चीजें मिसिबल है ना, सॉल्यूशन में ये मिसिबल होती है, लिक्विड में ये मिसिबल होती है, ए बी एक ही साथ है, तो ये एक फेज रिप्रेजेंट करेगा और ये एक फेज रिप्रेजेंट करेगा, तो बनेगा फेजेस कितने बनेंगे, 2 + 1, that is 2 - 2, that is 1, that is monovariant, monovariant। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोवेरिएंट निकला, दैट मीन एक कंपोजिशन के लिए एक टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर कंपोजिशन और टेम्परेचर के बीच में हम बना रहे हैं,
एक कंपोजिशन के लिए एक टेम्परेचर, मतलब अगर यहां पर आप हो, यहां पर अपना इसका एक टेम्परेचर, दैट मीन जब आप एक्स पे हो तो यहां पर उसी हिसाब से यहां पर इसका कंपोजिशन होगा। जैसे मैं यहां बना रहा हूं, चलिए देखिए, यहां पर इसका एक कंपोजिशन होगा और उसी हिसाब से आपका यहां पर टेम्परेचर होगा। अगर आप इस पॉइंट पे नहीं होंगे, इस पॉइंट पे होंगे कहीं पर, तो क्या होगा, तो अपने हिसाब से यहां का कंपोजिशन होगा और यहां का टेम्परेचर होगा। एक कंपोजिशन के लिए एक टेम्परेचर, या एक टेम्परेचर के लिए अपना एक कंपोजिशन, जहां पर भी आप इस लाइन पे हो, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 मोनोवेरिएंट। मतलब होता है कि आपको कम से कम एक एक्सप्लेन करना है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, कम से कम आपको एक पैरामीटर पता होना चाहिए। और यहां पर हम किस में के बीच में देख रहे हैं, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में देख रहे हैं, जो हमने पीछे भी देखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है। दिस चैप्टर इज लाइक कि आपको सारी चीजें कंटिन्यूअसली फॉलो करनी है। ये नहीं कि बीच में ही 2 कंपोनेंट सिस्टम उठाया तो आपको समझ आ जाएगा, नथिंग लाइक। अगर आपको फर्स्ट कंपोनेंट और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट सारी चीजें आती हैं, तब जाके आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो फिलहाल के लिए करो एसी पे 2 चीजें मुझे समझ आ रही हैं कि यहां पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर दैट मीन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा ए और सोल्यूशन ए बी, ठीक। और क्या बोलते हैं इसको, यहां पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे बाय यूजिंग रिड्यूस्ड गिब्स फेज रूल, वो निकलेगा 1, दैट इज मोनोवेरिएंट। मतलब एक कंपोजिशन के लिए एक टेम्परेचर, एक कंपोजिशन के लिए एक टेम्परेचर। कम से कम आपको एक फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आपको एक्सप्रेस कितने पैरामीटर्स आपको एक्सप्रेस करने हैं, मिनिमम आपको एक पैरामीटर एक्सप्रेस करना है, क्योंकि एक पैरामीटर के लिए अपना दूसरा पैरामीटर होता है, ठीक है। एक कंपोजिशन के लिए एक टेम्परेचर। तो ये हो गया। अगर आप ऐसे भी कह सकते हो, यहां पर अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई कहेगा कि सर आप, अगर ये ए आपने कहा दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए, तो ये भी तो फ्रीजिंग पॉइंट है, हाँ ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन यहां पर ये प्योर नहीं है। यहां पर इसका कंपोजिशन ये है, इसका कंपोजिशन ये है, यहां पर कुछ परसेंटेज ए का भी होगा, यहां पर कुछ परसेंटेज बी का भी होगा। दैट मीन यहां पर तो ये मिक्सचर है, इट्स अ मिक्सचर ए और बी। हाँ, मिक्सचर में से बी का ए का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा वो आप कह सकते हो ये जो टेम्परेचर है। फिर से देख लीजिए, आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप मुझे बोलेगा सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना, ये पॉइंट एक्स क्या है। एक्चुअली पॉइंट एक्स जो है ना, ये जो मैंने पॉइंट एक्स डाला, पॉइंट एक्स, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट ही है, क्योंकि यहां पर इसके नीचे क्या बनता है, ए निकलता है। इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए इन मिक्सचर ऑफ ए एंड बी with composition। चलिए मैं यहां पर इसको रखता हूं, इसको मैं रखता हूं यहां पर Z विद कंपोजिशन Z। दैट मीन जहां पर इस Z पे क्या होगा, कुछ ए का परसेंटेज भी होगा, कुछ बी का भी होगा। उस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इस वक्त फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसके हिसाब से आप देखो सकते हो ना, यहाँ पर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि वहां पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। दैट मीन अगर आप थोड़ा सा डीपली समझना चाहते हो इसको, तो ये आपको देता है कि इस पे, दैट मीन जब कंपोजिशन ये होगा, ए का कुछ पार्ट होगा, बी का कुछ पार्ट होगा, जितना भी होगा, तो उस वक्त कितना फ्रीजिंग पॉइंट है ए का, उस वक्त कितना फ्रीजिंग पॉइंट है ए का, वो आपको देता है ये पॉइंट एक्स। चलिए अब आगे हम ऐसे ही कर सकते हैं उस कर्व के लिए सिमिलरली, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दिस इज फॉर, ये समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर बनाए थे। ऐसे ही आप इस कर्व पे भी समझ सकते हो, कर्व बीसी, यहां से किसका इक्विलिब्रियम रहेगा, सॉलिड बी वर्सेस सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे, दैट इज अगेन 1, वो वैसे ही जैसे यहां पर, दैट इज मोनोवेरिएंट। जो कहानी आपने यहां पर कही वही यहां से भी है, मोनोवेरिएंट, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, दिस इज एक्स डैश, तो इसके हिसाब से यहां पर कुछ टेम्परेचर होगा टी डैश, और इसके हिसाब से यहां पर कुछ कंपोजिशन जेड डैश। ठीक है, तो जेड डैश कंपोजिशन पे जो ये टेम्परेचर दिखा रहा है टी डैश, वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन ये था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, प्योर बी। ये है फ्रीजिंग, टी डैश क्या है, टी डैश है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, लेकिन मिक्सचर में, मिक्सचर क्या है उस वक्त जेड डैश, जो भी परसेंटेज होगा उसमें ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, तो वो हो गया ये। तो इससे हमें सारी चीजें समझ आती हैं कि ये लाइन, दैट मीन ये जो कर्व है ना, पर्टिकुलरली एसी और बीसी जो कर्व है, इसका मतलब क्या है। जैसे आपने एसी को समझा वैसे ही बीसी को, वहां से यहां से सॉलिड ए निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से सॉलिड बी निकलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप यहां से आए। चलिए, ये हो गए हमारे पास दो कर्व। जरा मुझे अब ये पॉइंट सी समझा दीजिए, ये पॉइंट सी क्या है। ये पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी, यहां पर कौन कौन सी चीज इक्विलिब्रियम में है। देखिए, ये लिक्विड के साथ भी टच में है। अगर इसको यहां से देखिए, यहां की साइड से इसमें लिक्विड है, यहां साइड से सॉलिड ए निकलेगा, यहां साइड से सॉलिड बी निकलेगा। तो इस पॉइंट सी पे आपके पास सॉलिड ए, दैट मीन यहां पर अगर आप यहां से आए, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसे है, मैं यहां पर था, मैं यहां पहुंच गए, यहां पर क्या था, सिर्फ लिक्विड। आप पहुंच गए इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो क्या निकलना स्टार्ट होगा, बी भी निकलना स्टार्ट होगा, सी भी निकलना स्टार्ट होगा, सॉरी ए भी निकलना स्टार्ट होगा, बी भी निकलना स्टार्ट होगा। तो यहां पर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, सॉलिड ए, सॉलिड बी एंड सोल्यूशन। दिस इज लाइक ट्रिपल पॉइंट, जैसे वहां पर ट्रिपल पॉइंट होता था वाटर डायग्राम में, वन कंपोनेंट में, लाइक वैसा ही है। लेकिन आप देखिए, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये अगर ए था, ये पॉइंट ए था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, बी था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, और यहां पर मैंने एक्स डाला था, एक्स था फ्रीजिंग पॉइंट जब आप जेड ले रहे थे, एक्स डैश था फ्रीजिंग पॉइंट जब आप जेड डैश ले रहे थे, जो मैंने अभी समझाया। नाउ अगर आपको पूछेगा कोई सी कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट मीन उस वक्त जो टेम्परेचर है वो किसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, ये फ्रीजिंग पॉइंट है ए बी दोनों का, क्योंकि यहां पर तो दोनों निकलते हैं। सो सी रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट, या हम लिख सकते हैं टेम्परेचर एट सी, टेम्परेचर एट पॉइंट सी represents the freezing point of A and B, दोनों का इन मिक्सचर में, और सबसे कम वाला फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट्स द, अगर मैं यहां पर एक काम करूं, मैं लिखूंगा रिप्रेजेंट्स द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, ब्रैकेट में रखेंगे मिनिमम, रिप्रेजेंट्स द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये सबसे कम पॉइंट है ना इसमें, रिप्रेजेंट्स द मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी इन मिक्सचर इज कॉल्ड, इसको हम बोल सकते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली यूटेक्टिक पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं इजी फ्रीजिंग या इजी मेल्टिंग। यूटेक्टिक का मतलब हो गया इजी मेल्टिंग, ठीक है। यहां पर आप इसको इजीली मेल्ट कर सकते हो या फ्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन इजीली मेल्ट इट, यू कैन इजीली या फ्रीज कर सकते हो, दोनों चीजें, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है, मेल्टिंग या फ्रीजिंग जिसको बोले। तो पॉइंट सी जो हमारा है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वो टेम्परेचर, दैट मीन इस वक्त जो टेम्परेचर होगा ना, वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका,
इस कंपोजिशन का वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लेकिन उसमें दोनों चीजें निकलेंगी, ए भी निकलेगा बी भी निकलेगा। जब ए भी निकलेगा बी भी निकलेगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। ये हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट है। वहां पर क्या होता है एक्चुअली, सॉलिड ए सॉलिड बी एंड सोल्यूशन आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, ये आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यूटेक्टिक का मतलब समझ आ गया। यूटेक्टिक का मतलब होता है इजी मेल्टिंग। देखिए अगर प्योर ए है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, अगर प्योर बी है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है। अगर आप इसमें से कोई भी कंपोजिशन लोगे ना, इन ए बी बी बी, उनका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, ये होगा, ये होगा, बी का यहां से होगा। लेकिन इस पॉइंट पे ये ए का भी मेल्टिंग पॉइंट है, बी का भी मेल्टिंग पॉइंट है और सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम है। तो इजी मेल्टिंग है ना, इजी मेल्टिंग को ही हम बोलते हैं दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक का मतलब हो गया इजी मेल्टिंग। चलो बेटा अब देख लो, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ सी माइनस पी प्लस वन। कंपोनेंट्स कितने हैं, दो। फेजेस कितने हैं, देखिए सॉलिड एक ए फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया बी, सॉलिड दूसरा बी है, और ये तीसरा सॉल्यूशन, तीन फेजेस हैं। प्लस वन, 2 + 1 - 3 दैट इज 0। इट इज इनवेरिएंट। इसका मतलब है ये एक ही ऐसा पॉइंट होगा, इसके बाद ये कहीं पर नहीं आएगा। इनवेरिएंट, ये एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसपे आपका डेफिनेट कंपोजिशन है। दैट मीन ये किसी भी कंपोजिशन पे नहीं आ सकता, ये एक खास कंपोजिशन पे आ सकता है और एक खास टेम्परेचर पे आ सकता है। डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये एक डेफिनेट कंपोजिशन, ये किसी भी कंपोजिशन, आप चाहोगे कि यूटेक्टिक पॉइंट में कोई भी परसेंटेज ले लूं तो उसमें यूटेक्टिक बनेगा, नहीं, इट्स नॉट यूटेक्टिक। तो एक डेफिनेट कंपोजिशन पे ये बनता है। इनवेरिएंट के नीचे लिखिएगा डेफिनेट कंपोजिशन। तो अब हमारे पास थोड़ी सी ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि है क्या ये डेफिनेट कंपोजिशन, ये पॉइंट सी क्या था, ये सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो रही है। देखिए मैं फिर से थोड़ा सा कंक्लूड करके आपको बताऊं, फिर थोड़ा आगे जाएंगे। हमारे पास था ए, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए, बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी। ये लाइन जो है ये कोई भी कंपोजिशन, आपका ए का कुछ परसेंटेज होगा, बी का कुछ परसेंटेज होगा, उनका फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आप इसके ऊपर हो तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, अगर आप इसके नीचे हो तो वो सॉलिड भी बनेगा, उसमें सॉलिड बनना भी स्टार्ट होगा, और लिक्विड दैट मीन उसमें लिक्विड पार्ट भी होगा, सॉलिड भी। अगर आप इसके नीचे यहां से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, इस लाइन पे हो ना तो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम है, यहां से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर सॉलिड ए प्लस सोल्यूशन, एक्चुअली इसका मतलब क्या है वो हम आगे करेंगे इसमें। लेकिन फिलहाल मैं इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे हो तो लिक्विड में भी है आपका, सॉलिड में भी है। अगर आप इस पॉइंट पे हो आपका लिक्विड है और सॉलिड बी के साथ इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर आप इस डी और डी लाइन के नीचे आ जाओगे ना, ये जो मैंने पूरी लाइन ला दी डी एंड डी डैश, इसके नीचे खाली सॉलिड, इसके नीचे और कोई लिक्विड नहीं होगा, ठीक, इसके नीचे कोई लिक्विड नहीं होगा। अब इसमें पैरामीटर्स है, दैट मीन ये क्या मतलब उसको समझने के लिए आप देख लीजिए। और सी को हमने क्या कहा था, यूटेक्टिक पॉइंट, देख लीजिए आप, अब थोड़ा सा ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, मैं इस वक्त यहां पर हूं, पूरा नजर रखिएगा, ए डैश, मैं ए डैश पे हूं। अगर हम ए डैश पे है, हम टेम्परेचर कम करेंगे, ये एक्सीज टेम्परेचर की है ना, कूलिंग स्टार्टिंग, हम ए डैश पे है, स्टार्ट कूलिंग, आप कूलिंग कर रहे हो ए डैश से। जब आपने ए डैश से स्टार्ट कूलिंग किया, टेम्परेचर डिक्रीज हो, कंपोजिशन का कुछ नहीं हो रहा है, आपके पास इस वक्त क्या है, लिक्विड, लिक्विड कूल हो रहा है, स्टार्ट कूलिंग ऑफ लिक्विड, जिसमें दोनों चीजें हैं, क्या क्या है, ए भी है बी भी है, लिक्विड फॉर्म में। आप कहां पहुंचोगे, पहुंच गए आप फाइनली इधर, टेम्परेचर कम कम होता गया, आप पहुंच गए, आप पहले इस टेम्परेचर पे थे, अब आप इस टेम्परेचर पे पहुंच गए इधर, ठीक। जब आप इधर पहुंच गए, नाउ अब आप क्या कर रहे हो, आप फर्दर कूलिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप फर्दर कूलिंग करोगे ना, अब यहां से कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। क्या कंपोजिशन चेंज हो जाएगा,
मैं यहां पर लिख रहा हूं x reaches to point x, आप पॉइंट x तक पहुंच गए। फर्दर कूलिंग, अगर आप फर्दर कूल कर रहे हो, चेंजेस कंपोजिशन, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड, सॉरी सॉलिड ए separates, tries to separate out, solid A starts to separate out, solid A starts to separate out, solid A starts to separate out। फॉलो कर रहे हो ना आप? जब आप यहां से यहां पहुंच गए इस टेम्परेचर पे, आप फर्दर कूलिंग अगर आप यहां करोगे ना, आप यहां नहीं जाओगे, एक्चुअली इस रीजन में नहीं जाते, ये रीजन है ही नहीं। दैट मीन्स, क्योंकि अगर आप यहां से यहां से कैसे जा सकते हो, क्यों, यहां से क्या स्टार्ट होगा, यहां से ए निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना। जब आप ए निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल आपके पास कंपोजिशन है ए और बी का, दोनों का कंपोजिशन है, इसमें ए भी है बी भी है, जो आपने सोल्यूशन बनाया था उसमें ए भी है बी भी है। लेकिन जब आप यहां पर पहुंच गए ना, इसमें ए निकलना बाहर, ए बाहर निकल रहा है, सोल्यूशन से ए बाहर निकल रहा है, तो ए की परसेंटेज कम हो रही है ना, ए की जो आपका सोल्यूशन है ए की परसेंटेज कम हो रही है, क्योंकि ए सॉलिड बाहर निकल रहा है, तो बी बढ़ रहा है, तो बी बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर यहां पर पूरा नजर रखिए, अगर यहां पर ए है चलिए 25% और बी है 75%, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। अब अगर आप यहां पर पहुंच गए, फर्दर कूलिंग करोगे, यहां से क्या होगा, ए सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब ए सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, अब मत ये 25 रहेगा, अब ये कुछ हो जाएगा, दैट मीन अब इसका बन जाएगा, इस कंपोजिशन पे नहीं रहेगा, अब ए बन जाएगा 20%, तो भी बढ़ गया खुद ही 80%, क्योंकि ये तो 100% रहना है। तो अब आप यहां से सीधे नीचे नहीं जा सकते, आपको इस कर्व को फॉलो करना है, तो आप पहुंच जाओगे इस पॉइंट, आप इस पॉइंट पे चले जाओगे, इस पॉइंट पे, ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे अब आपका दूसरा कंपोजिशन है, जहां पर ए 20% है और बी 80% है। समझ आ रही है बात? यहां से फर्दर कूलिंग पे आप नीचे नहीं जा सकते, आप इस रीजन में आओगे ही नहीं, आप इसके साथ इसमें चले जाओगे, क्योंकि यहां से ए निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस रीजन में आपको घुसना ही नहीं है। ठीक, आपने यहां से स्टार्ट किया था कूलिंग, आप पहुंच गए यहां से, अभी यहां तक कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप यहां पर पहुंच गए, ए निकलना स्टार्ट हो गया। निकलना मतलब क्या, सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया, सोल्यूशन में ए की परसेंटेज गिर जाएगी, बी की बढ़ जाएगी, तो आप इधर की तरफ जा रहे हो, इधर की तरफ जा रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो। ठीक, जितना जितना आप फर्दर कूल करोगे ना, आप आगे आगे चलोगे, आप आगे आगे चलोगे, जिससे आपको लग रहा है कि आप किधर की तरफ, बी की परसेंटेज की तरफ जा रहे हो, बी यहां 100% है ना, तो यहां पर अगर हम उधर की तरफ जाएंगे तो बी बढ़ रहा है, अगर हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो ए घट रहा है, सॉरी ए बढ़ रहा है, अगर हम इधर की तरफ आ रहे हैं। तो आप यहां से यहां पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब हो गया कि कंपोजिशन चेंज हो गया, ए घट गया बी बढ़ गया। ए क्यों घट गया, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। आप फाइनली क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली कूल कर रहे हो, ठीक है, एंड फाइनली आप पहुंच गए इस पॉइंट सी पे, फाइनली आप पॉइंट सी पे पहुंच गए। जब आप पॉइंट सी पे पहुंचोगे, अब क्या होगा, अब ए भी निकलना स्टार्ट होगा और बी भी निकलना स्टार्ट होगा, अब दोनों का, दैट मीन जब आप पॉइंट सी पे पहुंच गए, पूरा नजर रखिएगा, पॉइंट सी पे जब आप पहुंच गए ना, पॉइंट सी पे क्या होगा, पॉइंट सी पे ए ऑल्सो, पॉइंट सी ए ऑल्सो सेपरेट्स आउट, बी ऑल्सो सेपरेट आउट, तो इसके बाद फर्दर कंपोजिशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों चीजें निकलेगी, ए भी निकल रहा है बी भी निकल रहा है, तो फर्दर कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, फर्दर कंपोजिशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए इस लाइन, इस कर्व को मैं इसके आगे, सी के आगे नहीं ले रहा हूं, इस बी को कर्व इसके आगे नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर सी पे क्या हो रहा है, सी है ना ये यूटेक्टिक पॉइंट, जहां पर दोनों चीजें सेपरेट होंगी, ए भी सेपरेट हो रहा है बी भी सेपरेट हो रहा है। अब फर्दर कंपोजिशन व पोजिशन चेंज नहीं होगा, अब फर्दर कंपोजिशन को चेंज नहीं होगा, अब यहां पर इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आएगा। अगर आप फर्दर कूलिंग करोगे, आपका सॉलिड ए बनेगा और आपका सॉलिड बी बनेगा।
आपका सॉलिड ए बनेगा, आपका सॉलिड बी बनेगा। तो बेटा समझ आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझने के लिए, एक्चुअली फेज डायग्राम को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्चुअली इस रीजन में इंसान आता ही नहीं है। ठीक है, अब फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप यहां थे, आपने कूल किया, आप पहुंच गए इधर तक तो आप सीधे नीचे पहुंच जाओगे, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहां से यहां तक, यहां से ए निकलना स्टार्ट हो गया तो कंपोजिशन चेंज हो गया। कंपोजिशन मतलब अगर आप फर्दर कूलिंग करोगे ना तो कंपोजिशन खुद ही चेंज हो जाएगा। कंपोजिशन कितना हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा अब ये हो जाएगा। ठीक, यहां पर नया कंपोजिशन होगा। आप फर्दर कूलिंग करोगे, आप इधर नहीं जाओगे, नीचे नहीं आओगे सीधे, आप इधर से जाओगे। दैट मीन यू आर मूविंग अलोंग द कर्व, आप कर्व को मूव कर रहे हो। तो फाइनली आप यहां पहुंचोगे एंड फाइनली आप यहां पहुंच जाओगे। अगर आप फर्दर कूलिंग, आप अपने हिसाब से कूलिंग कर रहे हैं, आपने यहां से स्टार्ट की कूलिंग, यहां तक तो आपका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां से आपका कंपोजिशन चेंज हुआ क्योंकि यहां से ए निकलना स्टार्ट हो गया। आप पहुंच गए इधर, फिर फर्दर कूलिंग से आप पहुंच गए इधर नहीं आ रहे हो, आप पहुंच गए इधर। जब यहां पर पहुंच गए तो अब आपका बी निकलना स्टार्ट हो गया। इसके बाद कंपोजिशन का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए भी निकल रहा है, बी भी निकल रहा है, तो अल्टीमेटली कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। परसेंटेज में ये चीज चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। परसेंटेज में अगर ए भी उतना ही निकल रहा है, बी भी उतना ही निकल रहा है, तो अल्टीमेटली कंपोजिशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो फाइनली फर्दर कूलिंग से क्या होगा, जब आप इस टेम्परेचर के नीचे आओगे ना, डी के नीचे आओगे, सारा सॉलिड ए और अब खाली सॉलिड बी, अब इसके नीचे कुछ सोल्यूशन नहीं बचेगा। नाउ दिस इज अ सॉलिड पोर्शन। ठीक है, ऐसे ही ये सारी कहानी रिपीट होगी यहां से। अगर आप यहां से करते स्टार्ट, यहां से नीचे आते, फिर नीचे 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 यहां पहुंच जाते, ठीक है ना, वो रिपीट हो जाएगा वैसे ही जैसे आपका यहां से हो गया। सो स्टार्टिंग ए डैश, स्टार्ट कूलिंग ऑफ लिक्विड ए प्लस बी रीचेस टू पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पे क्या हो गया, फर्दर कूलिंग चेंजेस कंपोजिशन, क्योंकि सॉलिड ए ट्राइज टू सेपरेट आउट, अब आपका सेपरेट है। फाइनली रीचेस टू पॉइंट सी, आप कहां पहुंच जाओगे, फाइनली रीचेस टू पॉइंट सी। फाइनली राइट, जब आप पॉइंट सी पे पहुंचोगे, ए भी सेपरेट होगा, बी भी सेपरेट होगा। अब इसके बाद कंपोजिशन का क्या होगा, कंपोजिशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा, इसके बाद कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम। इसकी एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताता हूं, ये वहां पर हमें ज्यादा काम आता है, ये फेज डायग्राम। तो ये सारी चीजें मेरे पास एक्सप्लेन हो रही है। बस अब अगर कोई आपको यहां पर पूछे एरिया, एरिया अबव द कर्व्स, अबव द कर्व्स क्या है आपके पास, आपके पास लिक्विड है, लिक्विड ए प्लस बी, जिसमें दोनों चीजें हैं, दिस लिक्विड अबव द कर्व्स। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, C माइनस पी प्लस 1। कंपोनेंट इज 2, फेज एक ही है, लिक्विड दोनों मिसिबल है ना, तो एक ही फेज, दैट इज 1 कैंसिल, दैट इज 2 बाय वेरिएंट। तो अगर आपको यहां पर पूछेगा कि यहां पर कंपोजिशन, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इस एरिया में बाय वेरिएंट है। मतलब आपको किसी कोई भी पॉइंट आप इसमें लोगे ना, कोई भी पॉइंट आपको, अगर कोई भी पॉइंट इसमें लेना है, ये ले लिया मैंने पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट के लिए आपको टेम्परेचर भी बताना है, कंपोजिशन भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। अब एक ही चीज पे फोकस नहीं कर सकते, इट्स अ बाय वेरिएंट, दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टेम्परेचर पे दो दो कंपोजिशन आ सकते हैं, तीन तीन कंपोजिशन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको वाटर डायग्राम में समझाया था ये चीज। ठीक है, पूरा फॉलो कीजिएगा। नाउ आई एम सजेस्टिंग समथिंग, दैट मीन्स आपको ये कंटिन्यूअसली पढ़ना है। अगर आप बीच में टू कंपोनेंट पे आ गए, वन कंपोनेंट छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं, ठीक, ये समझ नहीं आएगा। सो इट्स नेसेसरी कि आप पहले फर्स्ट वन कंपोनेंट जाए, वाटर को समझे, सल्फर को समझे, फिर जाके यूटेक्टिक सेकंड कंपोनेंट्स पे आ जाए। दिस इज ऑल अबाउट टू कंपोनेंट सिस्टम। इसकी एप्लीकेशन आप थोड़ा सा इसको पढ़िए, इसकी एप्लीकेशन में नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ, ऑब्वियसली जो हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है।